जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं समर 2024 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा पास पेपर जून 2024, इसका पहला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हैं इस पेपर में। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन इज अबाउट बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है ये आप पढ़ें। ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। 17 मार्क्स फॉर कैलकुलेशन एंड द रेस्ट फॉर डिस्कशन। मैं पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ आए। ये क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे भी मौजूद है। लेट्स गो टू द रिक्वायरमेंट फर्स्ट एंड देन वी विल रीड द क्वेश्चन। कैलकुलेट द IRR एंड MIRR ऑफ द प्रोजेक्ट। कैलकुलेट द IRR एंड MIRR ऑफ द प्रोजेक्ट। 17 मार्क्स इसके हैं। और उसके बाद है evaluate करें whether the board should accept the project. Your answer should include a brief assessment of the financial and non-financial aspects. इसकी डिस्कशन करनी है। 5 मार्क्स। Part C is advice on the options for KC to raise remaining long-term finance for this investment. फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्या पॉसिबल हैं, इसकी डिस्कशन है। ये छोटा पार्ट है 3 मार्क्स का। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन, assume today's date is 31st December 2024। तो यू है ये जून 2024 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है आप फास्ट फॉरवर्ड चले जाएं टाइम में। अज्यूम करें आज हम 31 दिसंबर 2024 पे खड़े हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ, आपके पास भी होनी चाहिए। ये आप स्क्रीन से रीड करें मेरे साथ। यू वर्क इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ केसी रिफाइनरी लिमिटेड। केसी इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया पब्लिक लिस्टेड कंपनी बेस्ड इन कराची। केसी रिफाइंस क्रूड ऑयल। रिफाइनरी का काम ही क्रूड ऑयल को रिफाइन करना है। द बोर्ड आर करंटली अप्रेजिंग अ सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट दैट विल अपग्रेड एंड एक्सपेंड द करंट रिफाइनरी प्रोसेस। ना सिर्फ अपग्रेड करेगी बल्कि एक्सपेंड भी करेगी। ये जो प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं ये रिफाइनरी प्रोसेस को अपग्रेड भी करेगा और एक्सपेंड भी। The upgrade will not only expand the refinery capacity by 3 times, but also enable a change in production process from the simpler hydro skimming to a deep conversion refinery. The expansion will take 2 years. 2 साल लगेंगे। आज हम खड़े हैं तो यानी दिसंबर पे, तो 2025 और 26 2 साल हमारे इस पे लग जाएंगे। And will enable KC to produce environmentally friendly fuels such as Euro 5 compliant high speed diesel and petrol. ये एक यूरो 5 का प्रोटोकॉल है जिसकी कंप्लाइंस करेगा जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली HST और पेट्रोल आप प्रोड्यूस करेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ हाई सल्फर फाइनेंस ऑयल विल कंटिन्यू एट द ओरिजिनल रिफाइनरी एज देयर इज स्टिल डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट डिस्पाइट द एनवायरमेंटल कॉस्ट। Two possible locations for the expansion were considered as part of the feasibility report, one on a brownfield, and other on a greenfield site. Brownfield कहते हैं existing project। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जो कि आप एग्जिस्टिंग को जब अपग्रेड करते हैं, और ग्रीनफील्ड होता है जिसे आप न्यू प्रोजेक्ट को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। बोथ सिचुएटेड क्लोज टू कराची पोर्ट। द ब्राउनफील्ड साइट यानी जो एग्जिस्टिंग साइट ही है offered several advantages, and so the decision has been made to use this location. The board estimate that the cost of this initial project feasibility study amount to rupees 775 million. ये जो इनिशियल फीजिबिलिटी हुई जिसने हमें ये बताया कि हमें एग्जिस्टिंग ही साइट पे यानी हमें अपने एग्जिस्टिंग ही प्लांट को अपग्रेड करना चाहिए रादर देन वी गो अहेड विद अ कंप्लीटली न्यू साइट एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्लीटली न्यू इन्वेस्टमेंट। तो इसकी कॉस्ट है 175 मिलियन। ये क्या है ये हमें पता है। ये इस तरह की फिजिबिलिटी कॉस्ट इज अ संक कॉस्ट। ये आपने इनकर कर ली, अब आप प्रोजेक्ट करें या ना करें, दिस कॉस्ट इज डन। तो इट इज कॉमन ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट जो है ना के ऑप्शंस। डिसीजन के दोनों पलड़ों पे ये कॉस्ट मौजूद है। इन्वेस्टमेंट क्या होगी? वन एडवांटेज ऑफ द ब्राउनफील्ड साइट इज दैट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द साइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी रीपर्पस्ड। This includes the use of storage tanks जो आपके पास हैं and underground pipes connecting to the port. This saves the company $1 billion in initial cost when compared to the greenfield site. Greenfield site में तो हर चीज आपको नहीं लगानी पड़ेगी, यहाँ आप कुछ existing infrastructure को use कर लेंगे, and that's very significant, which is that you are saving is $1 billion. हमारी country के लिए it's a very very significant amount. The brownfield site requires investment of $1.2 billion, which will be invested as 3 equal annual payments. $1.2 बिलियन यानी बावजूद 1 बिलियन सेव करने के, तो इसका मतलब है ग्रीन फील्ड होता तो ये 2.2 होता। तो अभी हम करने जा रहे हैं क्योंकि हम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो 1.2 बिलियन इन 3 इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय 3 करें तो 4
$100 की 3 पेमेंट्स हमें इक्वल करनी पड़ेंगी। द फर्स्ट फेज इज ड्यू टू स्टार्ट इमीडिएटली एंड $0.4 बिलियन, वही यानी 400 मिलियन विल बी रिक्वायर्ड इन जनवरी 2025। दिसंबर 24 पे खड़े हैं, जनवरी 25 पे हम एक करेंगे, जनवरी 26 पे दूसरा करेंगे और फिर तीसरा नेचुरली जनवरी 27 पे। KC do not intend to hedge any against any exchange rate movement and will purchase a USD at the spot rate when the payments are due। इसका मतलब ये है कि आपका कोई हेजिंग मोड नहीं है, हम एक्सचेंज रेट्स या हमें गिवन होंगे या हमें कोई ना कोई इन्फ्लेशन की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, तो हम परचेज पावर पैरिटी थ्योरी यूज करके अपने स्पॉट रेट्स जो है ना ऑन द रेस्पेक्टिव पेमेंट डेट्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी बेसिस पे PTR अमाउंट डिटरमिन कर लेंगे। A further advantage of the brownfield site is that tax relief is given in full for any capital expenditure. Fantastic, with 100% of the cost being deductible for tax purposes। यानी जितनी ये 400 मिलियन की पेमेंट्स हो रही हैं, ये सब टैक्स डिडक्टेबल है फॉरन। वरना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिट्स एंड पीसेज में ओवर द लाइफ अलाउ होता है, ये जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे हमें फुल इस पे टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। केसी विल ऑल्सो बी able to offset the tax relief against profits on the original refinery and so relief will be obtained in the year of expenditure। जिस ईयर में एक्सपेंडिचर होगा उसी ईयर में आप क्लेम कर लेंगे। तो जैसे बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मल एक्सपेंडिचर क्लेम होता है, ऐसे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पेमेंट्स क्लेम हो जाएंगी। ये वाकई बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऑपरेशंस प्रोडक्शन विल कमेंस इन 2 years टाइम सच दैट द फर्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो उसके ऊपर कहा भी था कि 2 साल तो हमें कंस्ट्रक्शन में लगेंगे, तो 25-26 कंस्ट्रक्शन होगी, 27 के ईयर में हमारे ऑपरेशंस कमेंस होंगे। सच दैट द फर्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल अराइज इन द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2027। बिल्कुल ठीक है, जो हमारी ईयर्स की काउंटिंग है वो भी यही है। The investment is expected to increase production significantly by 2.5 million tons per annum। 2.5 million tons per annum से हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। कुछ एग्जिस्टिंग होगी, उसकी हम बात नहीं कर रहे। 2.5 मिलियन टन्स की नई रिफाइनरी, ये जो अपग्रेड प्रोजेक्ट है, ये हमें enhanced प्रोडक्शन देगा। There is no demand risk as Pakistan does not produce enough fuel to supply domestic needs and so as a country it is a net importer। इसका मतलब है जितना भी आप प्रोड्यूस करेंगे वो सब सेल हो जाएगा, प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स। रेवेन्यू पर टन इज 1,90,000 इस वक्त इन करंट प्राइसेस। प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 8% per annum for the next 5 years and then thereafter at 3% per annum। Once the infrastructure is in place, the gross margins are expected to be 12%। This is slightly higher than the gross profit margin of 10% than the current gross profit margin। तो जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा 2027 से, जो आपकी जो न्यू कैपेसिटी आपके पास आएगी, उस पर आप जो मार्जिन अर्न करेंगे वो 12% होगा ऑफ द सेल्स ऑफ कोर्स, जो कि हायर है, करंट मार्जिन 10% है। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज करंटली 9%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस मार्जिन और बीच में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन बनेगा इज 9%। हाउएवर द बोर्ड एंटिसिपेट अ रिडक्शन इन दिस ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट। द ऑपरेटिंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट 10% पर एनम फ्रॉम करंट प्राइसेस फॉर नेक्स्ट 3 years। इसीलिए बोर्ड कह रहा है कि कुछ सालों में मार्जिन कम होगा अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा परसेंटेज से इन्फ्लेट होगी। नेचुरली अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है 8% से और ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 10% से, तो ऑफकोर्स ऑपरेटिंग मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा। बट दिस विल हैपन फॉर नेक्स्ट 3 years एंड एट 5% पर एनम देयर आफ्टर, उसके बाद आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, वर्किंग कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर्स 3 to 5, the new refinery will require an investment in working capital representing 10% of the year's revenue। तीसरे साल से ही रिफाइनरी चलना शुरू होगी, तो तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल का जो रेवेन्यू होगा उसका 10% आपको चाहिए होगा। विल रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन एट द बिगिनिंग ऑफ दोज ईयर्स। तो ईयर 3 के जो रेवेन्यू का वर्किंग कैपिटल बिगिनिंग में ही जनरली आता है, तो ईयर 3 के बिगिनिंग में आ जाएगा, 4 का 4 के बिगिनिंग में, 5 का 5 के बिगिनिंग में हम इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, उसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल एक्सपेक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द 6th year। यानी उसके बाद फिर आप मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एंड ऑनवर्ड्स एंड ऑल accumulated वर्किंग कैपिटल विल कंटिन्यू टू बी यूटिलाइज्ड एट द साइट फॉलोइंग द बोर्ड्स 5 year इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पीरियड। अब आप इसे अंडरलाइन करें, बोर्ड्स 5 year इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पीरियड। नाउ व्हाट इज दिस 5 year? दिस इज द पॉइंट। इज दिस 5 year फ्रॉम 0 till 5 years और 5 ऑपरेशनल ईयर्स? 2 साल तो कंस्ट्रक्शन होगा, 5 year का मतलब 5 year ऑफ ऑपरेशंस। तो जनरली व्हेन वी से 5 years इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पीरियड्स
3 years, 5 years, 7 years, ये ऑपरेशन पोस्ट सीओडी होता है। तो हम भी यहाँ ये अज्यूम करेंगे। आपके सजेस्टेड सॉल्यूशन में उन्होंने टोटल 5 साल को जो है ना ये अज्यूम किया है। मेरा ख्याल है बेहतर अजम्पशन ये है कि 2 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड देन 5 years, हम 7 साल के कैश फ्लो बनाए। उन्होंने 2 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड और 3 साल के ऑपरेशन पे वर्किंग को क्लोज किया है। द बेटर इज दैट वी गो फॉर 5 year इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। हम यहाँ लिख भी देंगे, इट मीन्स 5 years ऑफ ऑपरेशन। प्रोजेक्ट अप्रेजल ये लिखा है, द बोर्ड ऑफ केसी हैज रिक्वेस्टेड एन अप्रेजल ऑफ द इंक्रीज इन फ्यूल प्रोडक्शन। अंडरलाइन करें, इंक्रीज इन फ्यूल प्रोडक्शन का अप्रेजल चाहिए। अप्रेजल ऑफ इंक्रीज इन फ्यूल प्रोडक्शन, ये बहुत अच्छा किया, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया। क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आपके मार्जिन ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन पे उसका क्या इंपैक्ट आएगा, इस कॉम्प्लेक्सिटी से उसने हमें हटा दिया। अंडरलाइन करें, द बोर्ड हैज रिक्वेस्टेड। अब ये वो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो प्रैक्टिस से हम पिक करते हैं, और यही क्वेश्चन को रीड जब हम करते हैं और विद द सेम एंड विद द प्रेजेंट माइंड, तो हम फौरन इन चीज़ों को पिक कर लेते हैं और ये प्रैक्टिस से चीज़ हमारी और पॉलिश होती है। The board of KC has requested an appraisal of the increase in fuel production, यानी जितनी फ्यूल प्रोडक्शन इंक्रीज है 2.5 मिलियन टन की ही हमें अप्रेजल चाहिए, उसी पे हम प्रोजेक्ट को अप्रेज करेंगे विद द इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड टू यील्ड। प्रोजेक्ट्स आर अप्रेज्ड एट केसी ओवर अ 5 year पीरियड, अगेन अ 5 year पीरियड। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे द अप्रेजल पीरियड ऑफ 5 years, जो कि बोर्ड का है। वी अज्यूम इट इज 5 years ऑफ ऑपरेशंस, and accordingly we are making cash flows of 7 years, 2 years of construction और 5 years of operations, which includes a term। otherwise आप अगर यूं भी लिख लें जैसे कि सॉल्यूशन में किया, गलत नहीं है वो भी, आप ये लिख लें कि जी, मतलब मैं कह रहा हूँ रिकमेंडेड ज्यादा ये है, दिस इज व्हाट इज प्रैक्टिकली डन, बट जो सॉल्यूशन में हुआ है वो भी ठीक है। आप लिख लें कि 5 year का मतलब 2 years ऑफ कंस्ट्रक्शन, 3 years ऑफ ऑपरेशन। हम 0 से 5 years कह रहे हैं, विच इंक्लूड्स, क्योंकि क्वेश्चन ने इसको बहुत स्पेसिफाई नहीं किया। 5 years इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पीरियड, 5 years इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पीरियड क्या है, तो एक गुंजाइश छोड़ दी उन्होंने इंटरप्रिटेशन की। बेहतर होता है कि वो उसको और स्पेसिफाई कर देते ताकि ये गुंजाइश ही ना रहती। बट एनीवे ये गुंजाइश है, तो आप दोनों सूरतों में तरफ जा सकते हैं। प्रिफर्ड वो है जो मैं कह रहा हूँ, जनरली जब हम कहते हैं तो वो पोस्ट ऑपरेशन पीरियड को अप्रेजल पीरियड कहा जाता है। Project are appraised at KC over a 5 year period, which includes a terminal value at the end of 5 years। अच्छा, 5 साल बाद क्या होगा, ये वो कह रहे हैं। अब 5 साल, जो भी 5 साल आप अज्यूम कर लेते हैं, यानी एंड ऑफ 5th year पे अब प्रोजेक्ट डिस्पोज ऑफ तो नहीं होगा, तो चलता रहेगा। तो आप ईयर 6, अब ईयर 6 को टाइम 0 का ईयर 6 कह लें आप, या हम जैसे अब अज्यूम कर रहे हैं मैं सारी डिस्कशन में 5 years ऑफ ऑपरेशन के बाद, अब आप सेल तो नहीं करेंगे, रिफाइनरी तो ऑपरेट होती रहेगी, तो 6 year ऑनवर्ड्स की जो कैश फ्लोज है उनको कैसे अकाउंट फॉर करें, वो कहते हैं उसके लिए टर्मिनल वैल्यू डिटरमिन कर लें एट द एंड ऑफ 5 years टू एस्टिमेट एंड इंक्लूड फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम ईयर 6 ऑनवर्ड्स। The net of tax terminal value is calculated as 7 times the after tax operating profit of year 5। ईयर 5 का जो पोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट ऑफ टैक्स, उसको मल्टीप्लाई बाय 7 करें, वो सारे ईयर 6 से इन्फिनिटी तक के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू एट दैट टाइम अज्यूम कर ली जाएगी। तो सॉर्ट ऑफ अ मल्टीपल पे, 7 के मल्टीपल पे वो टर्मिनल वैल्यू को यूं कहें वैल्यू कर रहे हैं। KC has historically accepted projects that exceed the target IRR of 15%। उन्होंने अपने लिए जनरली एक रखा हुआ है, एक हाइपोथेटिकल बेंचमार्क कि 15% से ज्यादा का क्यों रखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन में नहीं बताया, लेकिन बताया गया कि 15% IRR होगा तो एक्सेप्ट होंगे। The newly appointed CFO has recently expressed concern that IRR exaggerates the return of the project and the MIRR calculation will be more suitable। क्यों? क्योंकि IRR assume करता है कि your cash flows will be reinvested at IRR, जबकि MIRR assume करता है your cash flows will be reinvested at your required rate, which is a more prudent assumption। NPV versus IRR में हमने ये बात पढ़ी है। The CFO has calculated the current cost of capital is 12%। तो MIRR में हम assume करेंगे cash flows are reinvested at 12%। IRR में हमें कुछ करना नहीं होता, IRR की कैलकुलेशन में implied होता है कि कैश फ्लो जो सरप्लस जनरेट हो रहे हैं they will be invested at IRR of the project। The CFO has calculated that the current cost of capital is 12%। तो effectively हमारा डिस्काउंट रेट 12% होना चाहिए। Project finance, the investment is significant। KC have funds available for this initial investment of $0.4 billion। पहली ट्रांच के आपके पास फंड्स हैं, however additional funding will be needed to complete the project। The CFO has asked you to explain the alternative ways the remaining finance could be raised। That's part C, जो कि मैं
पूछा गया था, एडवाइस ऑन द ऑप्शंस फॉर केसी टू रेज द रिमेनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, वो क्या क्या होंगे। मार्केट इंफॉर्मेशन टैक्स रेट, केसी पेज टैक्स एट 29%। ओके, ये हमारा टैक्स रेट हो गया। एक और कुछ नहीं लिखा होता, तो टैक्सेस पेबल इन द सेम ईयर इन विच हमारा एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू आएगा। एक्सचेंज रेट 31 दिसंबर को टाइम जीरो का बताया गया है, 275 रुपी पर पी के आर। और फिर जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेशन जैसे गिवन होता है या फ्यूचर रेट्स गिवन होते हैं, हमें यहाँ इन्फ्लेशन दे दी, यूएस में 6%, पाकिस्तान में 8%। इसकी बेसिस पे हम एक्सचेंज रेट्स परचेज पावर पैरिटी की थ्योरी के थ्रू एस्टिमेट करेंगे, फोरकास्ट करेंगे फ्यूचर स्पॉट रेट्स, जिसकी बेसिस पे हम दो ही और पेमेंट्स हैं, 0.4 बिलियन डॉलर्स की, जिसके लिए रेट निकालना है, जिसकी हम वर्किंग कर लेंगे। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द IRR एंड MIRR ऑफ द प्रोजेक्ट। मेरे हिसाब से 17 मार्क्स के लिए इस जितनी वर्किंग रिक्वायर्ड है। कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। रिफाइनिंग मार्जिन है, क्वांटिटी पता है, कांस्टेंट है 5 साल, मल्टीप्लाई करेंगे इन्फ्लेशन के रेलिवेंट रेट्स यूज करके। इन्वेस्टमेंट 3 हिस्सों में है, इमीडिएट उसका टैक्स रिलीफ है, कोई डेप्रिसिएशन की भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है। वर्किंग कैपिटल की थोड़ी सी वर्किंग कराई गई है, वो हम कर लेंगे। और उसके बाद 12% से स्ट्रेट डिस्काउंट करना है, तो डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन भी कोई हमसे नहीं करवाई गई, वो भी बता दिया गया है। तो IRR और MIRR के लिए 17 मार्क्स आर सफिशिएंट। फिर उसके बाद 5 मार्क्स की एक डिस्कशन है, 3 मार्क्स की दूसरी, तो वो भी हम करेंगे। यहां तक हम जो है इस क्वेश्चन को अब हम अटेम्प्ट करते हैं। अब मैं ओपन करूंगा अपने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन और फिर हम इसे मिलके सॉल्व करना शुरू करेंगे। अच्छा जी दोस्तों, तो अब हमारे पास ये हमारी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन आ गई। हम अब इस पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, अंडरस्टूड जो है ना द क्वेश्चन वेल, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू सॉल्व, राइट। सो क्वेश्चन 1 का पार्ट ए और लिखा ही हुआ है। हम यहाँ लिख देते हैं क्या, IRR and MIRR of the project. So we have three, हमारे पास तीन, तो हमारे पास ईयर्स हैं जो कि हैं हमारे, अगर मैं ईयर्स की बात करूं यहाँ, राइट, तो 2024, 2025 एंड सो ऑन, 26, 27, 28, ओह कहाँ चला गया, अगर ले जाना है 29, 30, यहाँ से है हमारा, ये हम खड़े हैं ईयर एंड, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, ठीक है। और ऑपरेशनल ईयर्स होंगे हमारे, ये हमारे लिए है, मैं थोड़ा एक नीचे कर देता हूँ, दिस इज ऑल्सो 1 जैन, आप कहें 2025, दिस इज 1 जैन 2026 अब हम पेमेंट करेंगे, दिस इज 1 जैन 2027 या 26 का 8 कह लें। और ये वो ईयर है जहां से, यानी ये हमारे ऑपरेशनल ईयर्स परस्पेक्टिव से ये ईयर नंबर 1 होगा, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, ये ईयर 4 है और ये ईयर 5 है। और इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि हमने रीड करते हुए क्वेश्चन कहा, कि देर आर 2 साल हमारे हैं ये कंस्ट्रक्शन के, ये तो टाइम जीरो है, और ये दो वैसे नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से अगर हम चलें तो हमारे ईयर जीरो ये है। इसको मैं और कर देता हूँ, वैसे अगर हम करें तो हमारा ये टाइम जीरो है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये ईयर 3 है एंड सो ऑन। और ऑपरेशनल ईयर्स परस्पेक्टिव से हम हैं जनाब 5 साल पे, तो 7 साल टोटल, बट ऑपरेशनल ईयर्स जो है हमारे वो 5 साल। दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू, जो है ना, हम इसको वर्किंग को अपनी कर रहे हैं, कि हम ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो हो रहा है वो 5 ऑपरेशनल ईयर्स की बेसिस पे हो रहा है। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं, सबसे पहला काम ये हम करते हैं कि हम करते हैं रिफाइनिंग मार्जिन कैलकुलेट, राइट। रिफाइनिंग अपना मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन, और उसके बाद फिर हम ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है, जो हमें गिवन है। तो हम पहले उसकी वर्किंग कर लेते हैं, फिर हम कैश फ्लोज बना लेंगे। जब ऊपर पेस्ट कर रहे होंगे तो हम अपने हिसाब से वर्किंग्स को देख लेंगे।
अच्छा, आइए जनाब, अब हम आते हैं ऑपरेशनल ऑपरेटिंग मार्जिन पर टन। ठीक है, रुपीस पर टन, रुपीस पर टन की ऑपरेटिंग मार्जिन की हम बात कर रहे हैं। तो जनाब इसकी हम वर्किंग कर रहे हैं और हमारे पास है रेवेन्यू पर टन। वो है हमारा टाइम जीरो पे कितना बताया गया, 190,000। ठीक है जी। और ये इंक्रीज हो रहा है इन्फ्लेटिंग एट द रेट ऑफ, क्वेश्चन ने कहा है, मैं क्वेश्चन से रीड कर रहा हूँ, रेवेन्यू इन्फ्लेटिंग एट द रेट ऑफ 8% फॉर नेक्स्ट 5 years, 8% फॉर 5 years, देन एट द रेट ऑफ 3%। ठीक है जी। तो हम इसको लेके चलते हैं, बल्कि मैं इसको भी नीचे ही कर देता हूँ और यहाँ से चलते हैं इन 1.08 फॉर 5 years। ठीक है। और ऐसे ही 1 साल, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक हो गया हमारे पास 8%। उसके बाद होगा 3% इंटू 1.03, और फिर ये चला जाएगा यहाँ तक। इन सारी फिगर्स के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ तक नीचे तक एक कॉमा, एंड देन दिस, एंड देन दिस। ठीक हो गया जी, ताकि फिगर्स रीडेबल हो जाएं और उनको भी आगे बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया जी। ये जो चीज़ हमारी है, इनको हम कर देते हैं सेंटर अलाइन। अच्छा जी। और हमें ये कहा गया है हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन इज, हमें कहा गया है 10%। अभी है करंट और बाद में 12% हो जाएगा, तो ग्रॉस मार्जिन अभी है हमारा इंटू 0.1। और जब ऑपरेशन हो स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, 12% वंस द इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन प्लेस, तो फिर ये हो जाएगा 12% इंटू 0.1। अभी तक तो 10 है। अल्दो हमें ये डेटा चाहिए होगा जब ऑपरेशन होंगे, लेकिन हम सारे सालों को हमें सिर्फ ड्रैग ही तो करना है, तो हम ये सारी एक बना लेते हैं 12%। उसके बाद आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और फिर है ऑपरेटिंग मार्जिन। अब देखें, पहले साल टाइम जीरो पे उसने हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं बताए, वो हम वर्क बैक करेंगे। हमें कहा गया ऑपरेटिंग मार्जिन इज करंटली 9%। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन, बल्कि इन सबको एक एक यहाँ मैं लिख देता हूँ, ग्रॉस मार्जिन 10%, एंड देन 12%। ये लिख भी दें तो भी ठीक है, नहीं भी है तो भी ओके है। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 9% है, और फिर हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग मार्जिन इज करंटली 9%। हाउएवर द बोर्ड एंटिसिपेट अ रिडक्शन इन दिस ड्यू टू इन्फ्लेटरी प्रेशर। इस वक्त ये 9% है, तो इसका मतलब है इंटू 0.09 टाइम जीरो पे ये बन जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर, दिस माइनस दिस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए हमारी बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही है जी, कि अगर मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन है 9%, राइट, 0.09%, द ऑपरेटिंग मार्जिन इज करेंटली, तो ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब अगले साल के लिए हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए बताया गया है कि ये इंक्रीज होंगे 10% से फॉर नेक्स्ट 3 years, एंड देन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम देयर आफ्टर। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए हमें कहा गया क्या, inflating at the rate of 10% for 3 years, then 5%, then at the rate of 5%। ठीक हो गया ये। तो अब हम इंटू 1.1 कर दें फॉर द नेक्स्ट 3 years, 1 साल,
देखिए ना, ये जो हम 2004-24 लिख रहे हैं, ये 31 दिसंबर 2024 है या 1 जनवरी 2050। तो पहला साल इन्फ्लेशन, दूसरा साल 10%, तीसरा साल 10%। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये विल इन्फ्लेट एट द रेट ऑफ 5%। तो फिर इंटू 1.05, और फिर हम इसे आगे ले जाते हैं एंड वी विल हैव अप टिल दिस। अब पहले साल तो हमने इसको वर्क बैक किया, यहां तो हमने इसको किया है जनाब वर्क बैक। उसके बाद तो अब हम ऑपरेटिंग मार्जिन सीधा इस दोनों को ऐड करके निकाल लें, एज सिंपल एज दिस। ठीक है। और जनाब उसके बाद हम सीधा ऑपरेटिंग मार्जिन अब हम निकाल सकते हैं फॉर 2.5 मिलियन टन। ठीक है, रुपीज इन मिलियन। अब हम वर्किंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हमारा मार्जिन होगा, ऑपरेटिंग मार्जिन 2.5 मिलियन टन की हमारी पर एनम होगी। ये पर टन है, इसको मल्टीप्लाई कर दें इंटू 2.5, तो ये खुद ही मिलियन में आ गया, क्योंकि मिलियन टन है तो रुपीज इन मिलियन में फिगर बन गई। इसको मैं एंड तक ले जाऊं तो ये बन जाएगा जनाब मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन। ऐसा ही है जी, डन हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन आ गया मेरे पास। जब ऑपरेटिंग मार्जिन आ गया हमारे पास, अब हम सारी फिगर्स कर सकते हैं। ऑपरेटिंग यहाँ ये वाली यहाँ तक जो फिगर्स थी सारी, ये फिगर्स को हम कह सकते हैं, ये फिगर्स थी हमारे पास रुपीस पर टन के हिसाब से। तो मर्ज करके यहाँ लिख देते हैं रुपीस पर टन। अब जो फिगर नीचे हम बनाने जा रहे हैं, वो जो फिगर्स हैं हमारी, ये रुपीस एंड मिलियन में। अब यहीं से हम आगे बात बढ़ा देते हैं, हमें लॉजिकल हमारी वर्किंग शुरू हो जाएगी। अब हम कह रहे हैं रुपीज एंड मिलियन, रुपीज इन मिलियन। ठीक है जी। अब हम वर्किंग कर रहे हैं रुपीज इन मिलियन। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन जनाब। अब हम ऑपरेटिंग मार्जिन को पे टैक्स लगा दें, एज सिंपल एज दिस, क्योंकि कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। फिर हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस उसकी कैलकुलेशन करें, उस पर टैक्स लगा देंगे। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है एंड सो ऑन। तो असल चीज है ना, ये निकालना था, और ये कोई इतना मुश्किल ही नहीं है। अगर आप पर टन ये वर्किंग कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मजीद डिफिकल्टी होगी। ये फिगर्स क्यों कॉमास के साथ नहीं आ रही, इन फिगर्स को भी हम कॉमा कर लेते हैं, नीचे ले जाते हैं। फिगर्स की प्रॉपर आनी चाहिए ताकि इनकी प्रॉपर रीडेबिलिटी रहे। ठीक हो गया जी। अब आ गया हम इन पे ऑपरेटिंग मार्जिन, इस पे हम लगा देते हैं टैक्स। ठीक है, फिर जो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लें, एक ही बात है। इसको मैं ऑपरेटिंग मार्जिन या प्रॉफिट भी कह सकता हूँ। फॉर 2.5 मिलियन टन ऑपरेटिंग मार्जिन फॉर 2.5 मिलियन टन, यहाँ से रुपीज इन मिलियन हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, इसी को हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लें इसको। ठीक है जी। अब आ गया हमारा टैक्स एट द रेट ऑफ 29%, टैक्स पेबल एंड सेम ईयर, दिस माइनस दिस इंटू 0.29। ये बन गया टैक्स। इसको मैं सिर्फ कुछ ना करूँ, ड्रैग कर दूँ। अब आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट टैक्स, फिट आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फिगर हमें वैसे चाहिए होगी टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी, तो मैं इसकी एक फिगर कैलकुलेट यहीं कर लेता हूँ सारे सालों की। उसके बाद हम ले आते हैं इन्वेस्टमेंट। फिर आएगी हमारे पास इन्वेस्टमेंट, तीन हिस्सों में इन्वेस्टमेंट होगी। एक यहाँ होगी टाइम जीरो, ईयर वन, ईयर टू, राइट, की बिगनिंग, यानी हर तीनों सालों की बिगनिंग। फिर टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली टैक्स रिलीफ कह लें। ठीक है जी, टैक्स रिलीफ ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। फिर आ गया हमारे पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आएंगी। फिर हमारे पास टर्मिनल वैल्यू आएगी,
और फिर बन जाएगा हमारा नेट कैश फ्लोस। ऐसे ही है जी, कोई चीज़ रह गई तो हम दोबारा देख लेंगे, लेकिन यहाँ तक ये हमारी वर्किंग होगी। और हम वैसे तो खैर ये सारी बॉर्डर्स वॉर्डर्स ऊपर जब कॉपी पेस्ट करेंगे सारी फॉर्मेटिंग गायब हो जाती है, लेकिन फिर भी हमने एहतियातन अपने लिए इन सारी फिगर्स को एक सम करके रख लेते हैं यहाँ से। ये यहाँ तक तो सम हो चुका है, अब हम इसको यहाँ नीचे ले आएंगे। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट, इसके लिए हम वर्किंग कर लेते हैं, नीचे वर्किंग कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें चाहिए अमाउंट इन यूएसडी। यहाँ से हम कॉपी करते हैं 1 जनवरी, जो कि बेसिकली यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा नीचे कर देते हैं इनको उतार के, इसको भी हम नीचे ले आते हैं, थोड़ी सी हमारे पास जगह आ जाए। इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स यहाँ करके अमाउंट इन यूएसडी यहाँ आ गई। अमाउंट इन यूएसडी मिलियन, यूएसडी को मिलियन में कर देंगे। तो $400 मिलियन यहाँ है, $400 मिलियन यहाँ है, $400 मिलियन यहाँ है। एक्सचेंज रेट्स, ये तो स्ट्रेट है हमारे पास, रुपीस पर पीकेआर कर लेते हैं। रुपी रुपी पर सॉरी, रुपी पर पीकेआर नहीं, रुपी पर डॉलर या पीकेआर पर डॉलर, यूएसडी कर लें। यहाँ तुम्हें पता है 275 है। यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हम कर लेते हैं यूजिंग परचेज पावर पैरिटी थ्योरी एंड टेकिंग इन्फ्लेशन रेट्स ऑफ यूएसडी कितना एंड पीकेआर, इन दोनों के इन्फ्लेशन रेट्स ले लेते हैं। यूएसटी का हमारे पास इन्फ्लेशन रेट पेज नंबर 2 पे उसने गिवन था, यूएसटी का या 6% है यूएस का यानी यूएसटी का, पीकेआर का यानी पाकिस्तान का 8%। अब हम परचेज पावर पैरिटी थ्योरी, हमें ये पता है कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, इसका मतलब इन फ्यूचर पाकिस्तानी रुपीज गोइंग टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट डॉलर। तो इंट 1 + 8% कर लेते हैं, और इसको हम F4 कर देंगे, तो ये डॉलर साइन बल्कि यहाँ डाल देते हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। और डिवाइड करते हैं फिर इसको हम किससे, इसको हम यहाँ चलते हैं, फिर डिवाइड करते हैं विथ 1 + 6%। और ऐसे ही सी के बाद यहाँ डॉलर साइन डाल देंगे तो ये फिक्स हो जाएगी फिगर। तो ये बन गया 280, दिस इंटू 1 + PKR का 8% डिवाइडेड बाय 1 + ये 6%। तो ये रेट्स आ गए हमारे पास 275, 280.19, 285.48। तो इन्वेस्टमेंट इन पीकेआर क्या बन गई, पीकेआर मिलियन, वो अमाउंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है कोई राकोट साइन, पीकेआर मिलियन, ये बन गई जनाब 400 इंटू 275, और ये बन गई हमारी तीन इन्वेस्टमेंट की फिगर्स। हम इसको राउंड ऑफ ही कर देते हैं, ये तीन फिगर्स बन गई, इन्हीं फिगर को उठाते हैं और माइनस में यहाँ ले लेते हैं। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, इसको मैं माइनस दिस, एक ट्रांच ये हो गई और दो ट्रांच ये हो गई। अब आइए टैक्स रिलीफ ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखें टैक्स रिलीफ ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 1 जनवरी, अब सुनिएगा गौर से, ये 1 जनवरी 2005 भी है, 31 दिसंबर, डिस्काउंटिंग पर्पज के लिए एक आध दिन का फर्क नहीं पड़ता, टैक्स पर्पज के लिए पड़ता है। टैक्स के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि जिस साल में एक्सपेंडिचर होगा उसी साल में टैक्स रिलीफ क्लेम होगा।
आप पढ़ें, ऑपरेशन से ऊपर लिखा हुआ है फर्दर एडवांटेज of the brownfield site is that tax relief is given in full for any capital expenditure with 100% of the cost being deductible for tax purpose. बिल्कुल ठीक है. KC will be able to offset the tax relief against profits on the original refinery and so relief will be obtained in the year of expenditure. ये 2025 में हुआ है, तो इसकी सेविंग अल्दो सेम ईयर ही है लेकिन ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है, तो इसीलिए मैं इस पे जो टैक्स रिलीफ कैलकुलेट करूंगा इंटू 0.9 वो यहाँ कैलकुलेट करूंगा, और इस पे कैलकुलेट करूंगा यहाँ, और इस पे कैलकुलेट करूंगा यहाँ. ये हो गई मेरी टैक्स रिलीफ की कहानी. इसको मैं कर देता हूँ W1 वर्किंग वन, और इसी वर्किंग वन को यहाँ ले जाता हूँ इन्वेस्टमेंट W1. ठीक हो गया जी, इन्वेस्टमेंट. और ये आ गया हमारे पास. अच्छा, एक्सचेंज रेट, इस लाइन को हम डिलीट कर सकते हैं, इस रो को सिर्फ, ताकि थोड़ी सी और आसानी हो जाए. ठीक हो गया जी. अब ये आ गई हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वर्किंग. अब हम W2 कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल की वर्किंग. W2 वर्किंग कैपिटल. ठीक है जी. और वर्किंग कैपिटल चेंजेस जनाब. अब आइए आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे. तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ईयर 3 से आप चलेंगे ईयर 5 तक, राइट. ईयर 3 की बिगिनिंग, यानी मैं यहां से पिक कर रहा हूँ. ईयर 3 की बिगिनिंग यानी ईयर 2 का एंड. ठीक है. तो कह रहा है रेवेन्यू आप लें हर साल का. अब क्वेश्चन कह रहा है रेवेन्यू लें हम, REVNUE, रेवेन्यू. अच्छा जी. रेवेन्यू PKR मिलियंस. अच्छा, ये सारी फिगर है PKR इन मिलियंस में कर रहे हैं हम. ऑल फिगर्स PKR मिलियंस. रेवेन्यू, वो क्वेश्चन कह रहा है, मैं वर्किंग कैपिटल को दोबारा रीड कर रहा हूँ कि हमें क्या कह रहा है. एट द बिगनिंग ऑफ ईयर्स 3 to 5, ईयर 3 की बिगनिंग ये ईयर 2. ठीक है. ईयर 4 की बिगनिंग यहाँ, ईयर 5 की बिगनिंग यहाँ. एट द बिगनिंग हमें वर्किंग कैपिटल होगा ऑफ व्हाट? द न्यू रिफाइनरी विल रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट 10% ऑफ दैट ईयर्स रेवेन्यू. तो पहले तो मैं ईयर 3 का रेवेन्यू फाइंड आउट करूँ. तो मेरे पास ईयर 3 का रेवेन्यू होना चाहिए 2.5 मिलियन टन. मैंने तो ऊपर सीधा ऑपरेटिंग मार्जिन ही निकाल लिया था, बट आई हैव द प्राइस अवेलेबल, तो मैं इसे उठाऊं और मैं यहाँ रेवेन्यू पर टन से मल्टीप्लाई कर दूं. मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2.5 टन इंटू रेलेवेंट प्राइस. 2.5 मिलियन टन मल्टीप्लाई बाय द प्राइस पर टन ऑफ रेलेवेंट ईयर. ये जो ऊपर हमारे पास आ रही है उसको मैंने उठाया और मैंने यहाँ कर लिया. अब 10% cumulative working capital required at the beginning of relevant year. तो इधर आएगा इसका 10%, दिस इंटू 0.1, और ऐसे ही इन 3 सालों का आएगा बिगिनिंग. अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो होंगी जिसका हमें चाहिए वो ये होगा, दिस ऑफ कोर्स 0, जो इससे पहले साल है, माइनस दिस, ये मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ हो गई, और ये ही मेरी रिक्वायरमेंट फिर इन 3 सालों में होगी, और आखिर में तो खैर ये यहाँ बस ये 3 साल ऐड कर देंगे तो क्यूमुलेटिव 6 9 समथिंग की जो फिगर है वो बन जाएगी. मैं इन फिगर्स को कॉमास में कर देता हूँ ताकि हम इनको रीड करने के काबिल रहें, और हम कहते हैं कि भाई ये कर लो प्लीज. यस. ठीक हो गया जी. ये है हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. इन तीनों को मैं क्लब करूं तो 69,793 का अल्टीमेट टोटल बन जाना चाहिए, जो कि नीचे स्क्रीन पे आ भी रहा है सम की नीचे कॉलम में. अब ये वर्किंग कैपिटल जो चेंजेस होंगी ये ईयर 3 से चलेंगी. ये ईयर 3, ये ईयर 3 यानी ऑपरेशंस का ईयर 1, राइट. इसकी बिगनिंग यानी यहाँ से ये चल रही है.
ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। ये आ गया ईयर 2 से, और ये 3 साल के लिए आ गया। उसके बाद क्या वो कह रहे हैं ये कांस्टेंट है, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं है। फिर आखिर में आएगी टर्मिनल वैल्यू। और टर्मिनल वैल्यू तो बहुत ही आसान है। टर्मिनल वैल्यू इज 7 इंटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, ये जो कि ईयर 5 है हमारा, हम ईयर 5 कह रहे हैं, ऑपरेटिंग ईयर 5। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 657,629 इंटू 7 कर दिया, ये बन गई हमारी फिगर जनाब। और ये बन गया हमारे नेट कैश फ्लोज 1110। ये 3 साल आउटफ्लोज हैं, और उसके बाद हमारे पास इनफ्लोज हैं। अब वर्किंग कैपिटल डिप्लॉयड ही रहेगा, पूरे बिजनेस की जो सारी वैल्यू है वो ऐसे के लिए टर्मिनल वैल्यू वो ऐसे आ गई। अब हम इन्हें पहले डिस्काउंट कर लेते हैं, हम एनपीवी निकाल लेते हैं एट द रेट ऑफ 12%। वैसे तो हमें एनपीवी निकालने का नहीं कहा गया, लेकिन हम फिर भी निकाल रहे हैं ऐसे ही अपनी, आखिर में वैसे रिकमेंडेशन देनी है तो वैसे ही तसल्ली के लिए निकाल रहे हैं। इंटू पावर, ये जीरो, ये पावर उठाएंगे हम टाइम वैल्यू के हिसाब से, ये हमारी आ गई। यहाँ कर लेंगे हम एनपीवी। एनपीवी हमारे पास क्या आ गई जनाब? एनपीवी हमारे पास आनी चाहिए टाइम जीरो, सम ऑफ ऑल दिस। एनपीवी इज 55, 435, 434, दैट्स ओके। ये हमारी एनपीवी आ गई जनाब। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें निकालना है जो रिक्वायरमेंट है आईआरआर और एमआईआरआर। आईआरआर हम हिट एंड ट्राई से भी निकाल सकते हैं, हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। आईआरआर शुड बी द रेलेवेंट कैश फ्लोज, और उसमें कोई एक रेट डाल देते हैं हम कॉमा करके छोड़ भी सकते हैं, एस्टीमेट डाल दें। एक्चुअली एनपीवी पॉजिटिव है तो 12% से ज़्यादा होगा, आप ऐसे ही लिख लें 14%। ये एस्टीमेट है हमारा, और एस्टीमेट कुड बी रॉन्ग एज वेल, एक्चुअल आईआरआर। और आप यूँ भी कर सकते हैं कि अगर आप कुछ भी ना डालें, आप एस्टीमेट छोड़ दें, दिस इज द सेफर, तो भी वही आईआरआर आएगा। आईआरआर इज 16.1%, विच इज ग्रेटर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। हमारा रिक्वायर्ड आईआरआर था 15%। अब आते हैं एम आई आर आर। एम आई आर आर, अच्छा हम ऐसा करते हैं, यहाँ हम एक आध रोज ऐड कर देते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट रोज। F4 से नहीं हो रहा, फिर हम करते हैं इंसर्ट, फिर हम कहते हैं रो। ठीक है जी, एक दो रोज ऐड हो गई हमारी। अब एम आई आर आर के लिए, ठीक है, हम एक पी निकालते हैं, और फिर एम आई आर आर के लिए हमें चाहिए होता है एस, और फिर हम निकालते हैं एम आई आर आर। इंसर्ट रोज, फिर इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट एक और रो। ठीक है जी। तो पी जो है वो शुड बी सम ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज। ये तो एनपीवी निकली हुई है ना 12% से। P, this is the present value of cash flow all outflows at हमारा रिक्वायर्ड रेट एट 12%, यानी ईयर 0 to 2। ये हमारे आउटफ्लोज हो गए, इनकी पीवी आ गई हमारे पास। ठीक हो गया जी। हम एम आई आर आर के लिए कैश फ्लोज को दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, और जब दो हिस्सों में हम ब्रेक करते हैं तो इफेक्टिवली हम क्या कहते हैं? हम बेसिकली आउटफ्लोज को एक जगह जमा करते हैं और इनफ्लोज को एंड तक ले जाते हैं। अब ये जो इनफ्लो यहाँ से शुरू हो रहा है, इन सबको हमें उठा के यहाँ ले जाना है ना। तो फ्यूचर वैल्यू, एम आई आर आर, फ्यूचर वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट एंड। फ्यूचर वैल्यूज ऑफ, नॉट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एट एंड। आउटफ्लोज की हमने प्रेजेंट वैल्यू यहाँ टाइम जीरो पे निकाल ली, और ये कैश फ्लोज की ईयर 7 के एंड पे हमने वैल्यू निकालनी है। तो उसका तरीका ये है कि हम इसे उठाते हैं इनटू, अब हम इन्हें आगे ले जा रहे हैं 1 + 12% से। कितने साल? हमें इतने साल आगे जाने चाहिए, 7 साल तक जाना है, तो हम
हमने जाना है यहाँ पे 7 ईयर्स, हमने जाना है 7 ईयर्स पे। 7 माइनस जो ये साल पे जिस पे हम खड़े हैं, बाकी साल यानी 4 साल की इन्फ्लेशन हो जाएगी हमारी। तो ये हमने फॉर्मूला कर दिया, इसको हम उठा के अगर ले जाएं आगे, तो ये हमारी हो जाएगी फ्यूचर वैल्यूज ऑफ कैश फ्लो रिटर्न। इन सबको हम सम कर लें तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज हो जाएगी। राइट। चलिए, हमने ये गलत एक काम ये किया है कि हमने ये वाली फिगर उठा ली हैं। F2 में डबल क्लिक करता हूँ। ये नहीं, हमें ग्रॉस कैश फ्लो उठाने, हमने ये उठा लिया। हमें चाहिए हम इसे उठाएं, बिल्कुल एक साथ ही कर देता हूँ दोबारा। दिस इंटू 1 + 12% इंटू, हमने सबको ईयर 7 पे ले जाना है, तो 7 माइनस जितने साल का ये कैश फ्लो है उस बाकी डिफरेंशियल यहाँ 4 साल की, हमें इसको आगे ले जाना चाहिए तो खुद ही वो 4 साल आ जाएगा, और इसे हम आगे ले जाते हैं तो ये, और इसका कंट्रोल चेक ये है जो आखिरी कैश फ्लो है 461, वो 461 ही रहेगा। इसकी कोई नेचुरली फ्यूचर वैल्यू नहीं है क्योंकि ये तो वैसे ही एंड पे है। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू आ गई 7 माइनस, ये 4 टाइम्स हो गया। और हम ये करके एक बार रीचेक भी कर लेते हैं कि अगर हम 4 साल तक इसको इन्फ्लेट कर लें, इंटू 1 + 12% इंटू पावर 4, तो ये वही आ गई 117730। राइट। सिमिलरली इसे भी चेक कर लेते हैं। इसका हम सिर्फ एन जो है वो 3 कर देंगे क्योंकि ये 4 साल, चौथे साल का कैश फ्लो है, इसे 3 साल आगे ले जाना है, तो ये वही फिगर्स आ रही हैं। इसका मतलब है फॉर्मूला ठीक है। इन दोनों को हमने कर लिया जनाब, इसका सम कर लिया हमने। जब हमने सम कर लिया, हम इसको डबल क्लिक करके देखते हैं, इन सबका सम आ गया। अब आना चाहिए MIRR। अब MIRR के लिए ये हमारा S है, दिस इज S, दिस इज P। सो ये माइनस कर देते हैं ताकि वो माइनस की साइन खत्म हो जाए। दिस पावर करेंगे, हमें आई निकालना है, एन हमारे पास मौजूद है, 1/7 ईयर्स। तो फिर हमारे पास आ जाएगा, और इसमें से -1 कर दें अगर हम, तो हमारे पास एग्जैक्ट रेट आ जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला से मैं निकाल रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप खुद भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास आ गया 14.79, एक डिजिट तक करें तो 14.8। दिस इज स्लाइटली लोअर देन ऑफ कोर्स 16%, क्योंकि दिस IRR, दिस assumes that cash flows will be reinvested at जो भी IRR है। This takes into account reinvestment at the rate of 12%, which is cost of capital। ये तो हमने खुद किया है तो हमें पता है। ठीक हो गया जी। सो MIRR आ गया, IRR आ गया हमारे पास। यही दो हमें फिगर्स चाहिए थी, ये हमने निकाल ली। NPV हमने ऐसी ख्वाहिश के लिए निकाल ली। तो प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वायबल। यस, MIRR इज लेस देन IRR बिकॉज वहां हम 16% की इन्वेस्टमेंट अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ हम 12% की कर रहे हैं, तो ये कमी होगा। लेकिन अगर हम अपना टारगेट भी देखें कि हमारा टारगेट ये बना हुआ है कि 15% से IRR ज्यादा होना चाहिए, तो 16.1 इज ग्रेटर, और NPV इज पॉजिटिव एट द कॉस्ट ऑफ फंड्स इन ऑल दीज, और MIRR भी एटलीस्ट ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ 12% है। तो प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वायबल। ये बात हम करेंगे। अब हम उठाते हैं और जनाब ये इसको कर देते हैं W2, वर्किंग कैपिटल की जो हमने वर्किंग की थी। अब हम यहाँ से उठाते हैं अपनी सारी वर्किंग को ले चलते हैं जनाब ऊपर, MIRR IRR की वर्किंग तक, और फिर इनको बाद में अलग से कॉपी पेस्ट करते हैं। ये हम आ गए यहाँ। अब हम यहाँ आ गए, कैलकुलेशन ऑफ द IRR एंड MIRR, ये हमने बेहतरीन कैलकुलेशन कर दी जनाब। अब हम नीचे आ गए इसके बाद, और हमने कहा अच्छा जी, ठीक हो गया जी, ये हमारी पूरी डिटेल्ड वर्किंग आ गई। ये इन्होंने, हमने इसको चूंकि यहाँ पे टेक्स्ट लिखी हुई थी तो गालिबा इस वजह से इसने इसको कॉलम को काफ़ी बड़ा कर दिया है। हम अपने कॉलम्स को सबको ठीक कर देते हैं। ठीक कर लें, ये आ गया।
और उसके बाद ये आ गया जनाब 2008, 2009, 2029, 2030, 31। और हम अपनी सारी फिगर्स को एटलीस्ट राइट लाइन कर लें। ठीक हो गया जी, ये आ गई हमारी वर्किंग्स। अब हम वर्किंग वन और वर्किंग टू, अब हम इन्हें उठाएं और हम इन्हें पेस्ट कर दें। ये हमारी वर्किंग वन थी, पहले वर्किंग वन उठाते हैं, से उठा के यहाँ पेस्ट करते हैं। वर्किंग वन हम साथ भी उठा के पेस्ट कर सकते थे, शुडंट हैव बीन एन इशू, लेकिन बहरहाल हमने ऐसे करना मुनासिब समझा तो हम ऐसे ही चलते हैं। ये आ गई वर्किंग वन और उसके बाद आ गई वर्किंग टू, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक हो गया जी। और आपने देखा कि जैसे हम ऊपर ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, ये हमारी फॉर्मेटिंग का बेड़ा गर्क कर देता है। जैसे कॉपी पेस्ट होती है चीज़ें, फॉर्मेटिंग का बेड़ा गर्क हो जाता है। और थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं, फिगर्स को हम राइट लाइन कर लेते हैं ताकि रीडेबिलिटी ऑफ द फिगर्स इम्प्रूव हो जाए। और यहाँ भी हम इस पे भी यही कर लेते हैं जैसे वर्किंग टू के लिए किया, यहाँ भी फिगर्स को राइट अलाइन कर दिया हमने। और यूं हमारा वर्किंग वन वर्किंग टू दोनों हो गई हमारी, और ये फिगर्स आ गई जनाब। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन को। कैलकुलेशन ऑफ द IRR एंड MIRR 1 जनवरी से हम आ गए। ठीक है जी। और ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेशनल ईयर्स, ईयर्स की कहानी हमने पूरी कर ली, वैसे है ऑपरेशनल ईयर्स ये हो गए। रेवेन्यू पर टन आ गया, ऑपरेटिंग मार्जिन पर टन की कैलकुलेशन, इन्फ्लेशन, ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने किया। टैक्स आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इन्वेस्टमेंट्स, इसकी वर्किंग नीचे आ गई। टैक्स रिलीफ, अच्छा यहाँ टैक्स इज 1 साल, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो हर साल के एंड पे आ रहा है। ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गई और उसके बाद हमारे पास टर्मिनल वैल्यू आ गई और फिर हमारे पास नेट कैश फ्लोज बन गए। हम चाहें तो उन कैश फ्लोज को बोल्ड कर दें ये बताने के लिए कि ये अल्टीमेटली टोटल कैश फ्लोज हैं। ये नेट कैश फ्लोज बन गए। फिर हमने NPV निकाली, फिर हमने IRR निकाला, और फिर हमने जनाब MIRR की PV ऑफ आउटफ्लोज, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज अटेंड, ये कैलकुलेट कर ली और फिर इसकी बेसिस पे MIRR आ गया। अब हमारा इसका, और नीचे ये दो वर्किंग्स आ गई, ये वर्किंग्स भी इनको हम कर देते हैं सेंट्रल लाइन। ये तो चूंकि है हमारी ईयर की फिगर, ये हमारी रेट आ गया यूजिंग परचेज पावर पैरिटी थ्योरी एंड टेकिंग इन्फ्लेशन रेट्स ऑफ USD PKR, ये आ गई दोनों। और जनाब हमने ये वर्किंग भी शो कर दी, नीचे वर्किंग कैपिटल चेंजेस की भी हमने शो कर दी। रेवेन्यू पर आ गया 2.5 मिलियन टन, एंटरप्राइज पर टन ऑफ रेलिवेंट ईयर, 10% क्यूमुलेटिव वर्किंग एट द बिगनिंग, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गए। तो दिस कंक्लूड्स आर पार्ट ए। ठीक है जी, हमने एक बार रिव्यू भी कर लिया अपने नंबरिंग को, नंबर्स को, और अपनी वर्किंग को। अब हम पार्ट बी पे जाएंगे और पार्ट बी के बाद फिर करेंगे पार्ट सी। डन हो गया जी। इतना आसान, सो आसान, ऐसे लग रहा था बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बट इट इजंट दैट डिफिकल्ट। अच्छा जी, आफ्टर दिस पार्ट ए, अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी की जो रिक्वायरमेंट है पहले मैं वो रीड कर रहा हूँ, फिर हम इसे मिलके सॉल्व करते हैं। यहीं देख लेते हैं, यहाँ पार्ट बी भी होगा, क्वेश्चन 1 B and C, तो बी को हम यहीं यहाँ सॉल्व कर लेंगे, पार्ट बी। राइट। पार्ट बी क्या कह रहा है, इवेल्युएट वेदर द बोर्ड शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, योर आंसर शुड इंक्लूड अ ब्रीफ असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सपेंशन। So part B is about evaluation of the project. Based on, देखो, बी को बंद करें, बोर्ड को, ये लिखेंगे, based on
the workings above, the project has one positive NPV at required rate, which is the cost of capital, to the IRR. IRR is greater than threshold of 15%, which KC has been using historically. The MIRR is also greater than the required rate, though required rate of 12%, though MIRR is lower than IRR because it takes into account reinvestment rate equal to required rate, in contrast with IRR, which assumes required rate of, which assumes reinvestment at IRR. ठीक है, though MIRR is lower than IRR, very rightly so here, because it takes into account reinvestment rate equal to required rate of 12%, in contrast with IRR, which assumes reinvestment at IRR. IRR of 16.1% था ऊपर, yes, of 16.1% is greater than the threshold of, from yes, based on the workings above, the project is financially viable as it has positive NPV at required rate, IRR or MIRR, because MIRR of 14 point, कितना था MIRR of 14.8%, तो हम बोल्ड कर देते हैं positive NPV, IRR of 16, and so. So project, though, based on the working above, the project is financially viable as it has this. However, the board needs to consider performing, may ask CFO, board may need to consider sensitivity analysis of various factors. Board need to consider क्या क्या, एक 1 2 3 कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में. एक, सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स, क्योंकि ये जितनी हमारी वर्किंग है, ये वर्किंग सर्टेन अजम्पशंस की बेसिस पे है. एंड दैट अजम्पशंस जो है ना, व्हाट इज दैट द ग्रॉस मार्जिन टर्न्स आउट टू बी 6%, यू नो. सो ये सब एस्टीमेट है, तो हर एस्टीमेट की, हर फैक्टर की हम सेंसिटिविटी निकालते हैं, जैसे हमने किया था सेंसिटिविटी निकाल फैक्टर्स, एंड मे बी इवन सिनेरियो एनालिसिस वेरियस फैक्टर्स लाइक रिफाइनिंग मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन कह लें, इसको हम कह लेते हैं ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, ठीक है, और टर्मिनल वैल्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा. सिनेरियो एनालिसिस और इवन Monte Carlo simulation is
worth doing given the amount of investment involved. Simulation is worth undertaking exercise or even mounting is worth undertaking giving under the worth undertaking given the size and invest size of the project and the huge investment required. दूसरा दी एबिलिटी, अब देखें $400 मिलियन। हम जरा डिस्कस करते हैं पहले, ये मेरे रैंडम थॉट्स हैं जो आ रहे हैं और वो मैं नोट करता जा रहा हूँ, ऐसे ही आप भी एग्जाम में करेंगे। पहली चीज तो ये है कि ये इतनी बड़ी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, उतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए बस आपने एक टर्मिनल वैल्यू प्रॉफिट इंटू 7 कर दिया। भाई उसकी एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, किस बेसिस पे ये निकली है, एक एक फैक्टर की सेंसिटिविटी होनी चाहिए, राइट। इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। मतलब आपकी कैपेसिटी 3 गुना से बढ़ रही है, तो आप इतनी $1 अरब से बढ़ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वेरी वेरी थॉरो एनालिसिस शुड बी डन। इवन मोंटे कार्लो सिमुलेशन, डिफरेंट अजम्पशन, इन्फ्लेशन रेट्स। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 12% से बढ़ जाएं, 15 से हो जाएं, 4 से हो जाएं, तो क्या होगा? रिफाइनिंग मार्जिन 3% हो जाए, क्रूड ऑयल प्राइसेस लाइक ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, क्या कहते हैं, रेवेन्यू, ऑयल प्राइसेस जिस पे आपका रेवेन्यू डिपेंडेंट है, टर्मिनल वैल्यू एक्सेट्रा, इन सब की एक सिमुलेशन, एक मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, या एटलीस्ट 4-6 सिनेरियो तो आप बनाएं। वर्स्ट केस सिनेरियो 1 2, बेस्ट केस सिनेरियो 1 2, बेस केस सिनेरियो। तब आपको थोड़ा ना, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सो आई थिंक मोर मोर डिटेल्स मस्ट बी, डिटेल्ड एनालिसिस मस्ट बी अंडरटेकन। दूसरा, अब आप कह रहे हैं $400 मिलियन तो आपके पास हैं, $800 मिलियन का भी पता नहीं है फाइनेंस रेस करेंगे, तो भाई 2/3 ऑफ द प्रोजेक्ट की तो फाइनेंसिंग ही आज नहीं पता बिफोर यू एम्बार्क, है ना। तो ब्रो वेट करना, द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रेस सिग्निफिकेंट USD 800 मिलियन फॉर द प्रोजेक्ट बिफोर embarking on it। तो $400 मिलियन तो अवेलेबल है, 800 की एबिलिटी है, ठीक है। फिर ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ दिस फाइनेंस ऑन द गियरिंग ऑफ द कंपनी एंड डिस्काउंट रेट, रिक्वायर्ड रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या एंड यहाँ से हटा देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी तक तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12 अज्यूम की है। अगर आप कहते हैं हम इक्विटी फाइनेंस रेस कर रहे हैं और पता चले जी जनाब आपकी तो गियरिंग बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ गई, शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं, या तो आप डेट के थ्रू कर रहे हैं और गियरिंग बहुत बढ़ गई, तो पता चले जी उसका इम्पैक्ट ये आया, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई, या इक्विटी फाइनेंस बहुत ज़्यादा रेस कर ली, दैट्स एन एक्सपेंसिव फाइनेंस। तो 12% से रिक्वायरमेंट ही आपकी 17% हो गई, या 16 के आसपास आ गई, 16.1 का IRR, और 15.5-16% का रिक्वायर्ड रेट हो जाए, तो बड़ा मार्जिनल प्रोजेक्ट हो जाएगा ना। सो आप एबिलिटी एक तो टू रेस फाइनेंस, and also the impact of this new finance on the gearing, on the cost of capital and viability of the project, ये आपको देखने चाहिए, ठीक है जी। ये हो गए फाइनेंशियल फैक्टर्स बोर्ड में नीड टू कंसीडर। और भी आप चीजें इसमें ऐड करते जा सकते हैं या इसको और खोल के लिख सकते हैं। 5 मार्क्स के लिए मैं बहुत ज्यादा बातें कहने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या क्या है भाई? नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में आपको ये देखना चाहिए, एक, नंबर वन द एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट या कंपनी टू अंडरटेक प्रोजेक्ट ऑफ दिस साइज। ये आप 3 गुना अपने से ज्यादा कैपेसिटी बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। उसकी कैपेसिटी है नॉट ओनली टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट एंड देन रन द ह्यूज रिफाइनरी ऑफ which would be
multiple, which would be कितनी 3 times, which रन द ह्यूज रिफाइनरी, और उसकी साइज क्या थी हमें यहाँ बताया गया था, उसको पहले हम रेफरेंस दे सकते हैं कि जी ये क्या करेगी, ये रिफाइनरी अपग्रेड विल नॉट ओनली एक्सपेंड द कैपेसिटी बाय 3 times, ह्यूज रिफाइनरी विथ कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी ऑफ, विथ इंक्रीज इन कैपेसिटी बाय 3 times एंड with more complex refining processes। तो आपकी एबिलिटी कि आप तो सिंपल हाइड्रो स्कीमिंग यानी एक सिंपल रिफाइनरी कहलाती है, और फिर जो एक मजीद एक कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी होती है हाइड्रो स्कीमिंग से आप एक डीप कन्वर्जन रिफाइनरी में जा रहे हैं, जो उन्होंने वर्ड लिखा है ये आप कॉपी कर सकते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग प्रोसेस, फ्रॉम अ सिंपल हाइड्रो स्कीमिंग टू अ डीप कन्वर्जन रिफाइनरी में आप जा रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं भाई, इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैपेसिटी होनी चाहिए, और फिर उसको सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं करना बल्कि उसको बाद में रन भी करना है सक्सेसफुली एंड सेफली, यू नो, दैट्स वन एम्पल एलिमेंट। सेकंड, अल्दो आप क्या कर रहे हैं, आप ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल बना रहे हैं, यूरो 5 क्या था, यूरो 5 कंप्लाइंट, अल्दो द न्यू रिफाइनरी विल मेक मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल करेगी, लेकिन ये फिर भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, हाइड्रोकार्बन हैं। दुनिया तो जा रही है टुवर्ड्स व्हाट, दुनिया तो जा रही है जी ग्रीन एनर्जी, सोलर, विंड, इलेक्ट्रिक कार्स। तो गोइंग फॉरवर्ड आप पे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, अभी तो आप कह रहे हैं ये डिमांड जो है ना का कोई इशू ही नहीं है, क्या इट विल इम्पैक्ट डिमांड, क्या गवर्नमेंट की कोई ऐसी रेगुलेशन आ जाएंगी इन्वायरमेंट की, ये एलिमेंट भी आपने देखना है। ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में, क्योंकि रिफाइनरी लग रही है 2 साल में चलेगी तो 25-30 साल एटलीस्ट, तो अगले 25-30 साल में वेयर डू यू सी द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, द ग्रीन एनर्जी, और ये जो कार्बन इमिशंस पे जो जो है ना इतने सारे कंट्रोल्स, जो जो नेट जीरो का हमारी गवर्नमेंट ने भी और बाकी जगहों लोगों ने दुनिया ने टारगेट किया हुआ है कि बाय 2050 हम नेट जीरो हो जाएंगे। सो ये इम्पैक्ट कितना हम पे करेगी गवर्नमेंट, कोई बाद में हाइड्रोकार्बन्स पे कोई टैक्सेस ले आएगी, कोई इन्वायरमेंट टैक्स, कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं होंगी, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, मैं यहाँ इसको नोट कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट एंड रेगुलेटरी इम्पैक्ट्स। although although the project will help produce environment friendly Euro 5 compliant fuels, HST, एंड पेट्रोल जिसे हम मोगैस भी कहते हैं, मोटर गैसोलीन, तो द वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी, विंड, सोलर एक्सेट्रा, अवे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स या फॉसिल फ्यूल्स। So what will be the impact of cleaner energy, और मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स etc. away from hydrocarbons, fossil fuels. So what will be the potential impacts of this on the demand and on regulatory side for refineries going forward
10 15 years down the line is something that the company needs to think through, right? Although it's not easy, it's complicated, but this is an element जो कि बहुत important है आजकल किसी भी ऑयल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है ये जी। और आप भी देखेंगे तो लेट सपोज करें आप शेल की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स देखें, मैं वैसे ही आपकी जनरल नॉलेज के लिए कह रहा हूँ। 2024 की आप रिपोर्ट देखें, आपको इस पे इम्पेयरमेंट्स मिलेंगी कुछ रिफाइनरीज पे कि जी वहाँ पे डिमांड कम हो गई और चूंकि प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं उतनी हमारी सेल नहीं है, तो उन्होंने इम्पेयरमेंट भी रिकॉर्ड की। सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स में आपको ये बातें मिलेंगी बहुत सारी ऑयल कंपनीज में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और वैसे भी जनरल नॉलेज है, ये बात हमें लिखनी चाहिए नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के परस्पेक्टिव से। ठीक है जी। अब हम मेरा ख्याल है और भी हम बातें लिख सकते हैं, लेकिन आई थिंक इतनी बात और है कि भाई फाइनेंस कैसे रेज होगा, सेंसिटिविटी ऑफ फैक्टर, योर एबिलिटी टू मैनेज द प्रोजेक्ट, एनवायरमेंटल रेगुलेटरी इम्पैक्ट्स, पॉसिबल प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं जो कि जो ना अप्रूवल्स में इनमें प्रॉब्लम हो जाती हैं, उसके एलिमेंट्स, रेगुलेटरी साइट्स भी आप वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब हम लिख लेंगे तो बहुत हो जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लंबी हमें ऐसे नहीं लिखना इस पे। तो हम आखिर में लिख सकते हैं कंक्लूजन। ये लिखें कंक्लूजन तो भी ठीक है, इतना लिख के भी, क्योंकि ऊपर आपने कह दिया है कंक्लूजन कि भाई फाइनेंशियली वायबल है, हाउएवर द बोर्ड में नीड टू कंसीडर दिस, द प्रोजेक्ट appears to be viable given the information and the feasibility working, financial feasibility working. It is going to enhance capacity of the company and put it into better position in the industry while enhancing। ये मैं लफाजी कर रहा हूँ, आप इसमें से कुछ कॉपी कर लें आपके थॉट्स के लिए, कुछ आप इसमें से क्लू ले लेंगे, तो इसलिए कर रहा हूँ while enhancing shareholders wealth and better position in the industry to enhance capacity and environmental friendly fuels industry by increasing its size and ability to produce better quality fuels while enhancing shareholders wealth as well। ठीक है जी। ये तो हो गई। however, before embarking on the project, the board should consider the matters highlighted above. Yeah, factors, financial and non-financial factors highlighted above. So I think this should be good enough for a 5 marks question। अगर ये 15 मार्क्स की होती तो फिर हम इसमें और डिस्कशन में चीजें ऐड करते, but I think for 5 marks this should be good enough। अच्छा जी, अब हम आते हैं पार्ट सी। पार्ट सी क्या कह रहा है? पार्ट सी को मैं ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ कहीं जो है, और आप इसको नोट कर लेंगे। बहुत ही आसान सा है, 3 मार्क्स है तो कोई बहुत ज़्यादा लंबी कहानी नहीं लिखनी। एडवाइज ऑन द ऑप्शंस फॉर केसी टू रेज द रिमेनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। अब ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस इसके लिए कैसे रेज करेंगे आप, क्योंकि इसका तो आपको पे बैक प्रोजेक्ट का आहिस्ता आहिस्ता होगा और आपको कम अज कम भी 8-10 साल की फाइनेंसिंग चाहिए, क्योंकि 2 साल तो लगेंगे, 5-6 साल आपको फिर वो कैश फ्लो जो हमने ऊपर वर्किंग भी की है, हम देख भी लेते हैं कि हमारे जो कैश फ्लोज आ रहे हैं नेचुरली अभी इसके अंदर इंटरेस्ट और उसकी फाइनेंसिंग नहीं है, लेकिन इट विल टेक अस, अगर हम ये इतनी पहली इंस्टॉलमेंट कर लें और ये हमें फाइनेंसिंग रेस करनी है 1,12,000 और इसकी, तो हमें जो कैश फ्लोज आएंगे और पीरियड ऑफ टाइम आएंगे, तो हमें कम अज कम जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग चाहिए। तो एटलीस्ट 8 to 10 years की आइडियली। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है मैं जनरली डिस्कस कर लेता हूँ। आई एम श्योर अब इतनी चीज़ आप लिख लेंगे। एक, हमें नहीं पता इस वक्त कि हमारा डी रेशो क्या है,
लेकिन दो ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं प्राइमरीली, मोटे मोटे, एक इक्विटी और एक डेट है। तो आप इक्विटी से फाइनेंस रेस करें या डेट से, या दोनों का मिक्स। तो आइडियली इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए मिक्स ऑफ द फाइनेंस इज गुड ना। शेयर होल्डर्स के पास, हमें नहीं पता इस कंपनी के शेयर होल्डर्स जो हैं उनके पास कितनी बैंडविड्थ अवेलेबल है। ये तो हमें ये बताया गया है कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो हमें नहीं पता कि शेयर होल्डर्स से हम कितना पैसा रेस कर सकते हैं। आज हमारी साइज कितनी है, बट ये हमें अज्यूम हो रहा है कि हम 3 गुना अपनी साइज बढ़ा रहे हैं। तो हमारी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट से बड़ी हम जो है ना काम करने जा रहे हैं। सो यस, हमें इक्विटी भी रेस करनी चाहिए। उससे क्या होता है, लेंडर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पार्ट ऑफ इट कुड बी इक्विटी फाइनेंस एंड पार्ट शुड बी डेट फाइनेंस। डेट फाइनेंस में हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं, और हम पब्लिक इशू में भी जा सकते हैं। हम एक लिस्टेड एंटिटी हैं, हम एक राइट शेयर भी हमें करना चाहिए, पहले मेजर स्पॉन्सर शेयर होल्डर्स को ऑन बोर्ड में लेके, और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं, हम कोई लॉन्ग टर्म टीएफसीज बॉन्ड इशू कर सकते हैं। ठीक है। और हम चूंकि ये एक, जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम यूरो 5 कंप्लाइंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, विल टेक 2 years एंड एनेबल केसी टू प्रोड्यूस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स। तो हम गवर्नमेंट से बात करके बाद औकात इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए हम अज्यूमिंग कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि हाँ भाई ठीक है, जब तक कि पूरा हम इन क्लीनर एनर्जी तक जाएं, अभी तो हमें हाइड्रोकार्बन में रहना है, और ये हाइड्रोकार्बन में क्लीनर फ्यूल्स की तरफ जा रहे हैं। यूरो 5 कंप्लाइंट की बात करें, स्टैंडर्ड की, जिसकी इमिशंस बहुत कम होती हैं, तो में सल्फर कंटेंट वगैरह कम होता है। सो उसके लिए आपको हो सकता है सब्सिडी भी मिल जाए थोड़ी फाइनेंस की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट भी दे दे, इसे भी आप एक्सप्लोर करें। ठीक है। और आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे जाना है तो लॉन्ग टर्म आपको बैंक्स के साथ, और मे बी नॉट वन, कुड बी मल्टीपल बैंक्स, जिसमें आप कुछ फॉरेन बैंक्स को भी इन्वॉल्व कर लें, लोकल बैंक्स को भी करें, और आप ये फाइनेंस रेज करें थ्रू डेट भी कुछ, और थ्रू इक्विटी। आइडियली ये है, दोनों के थ्रू फाइनेंस रेज हो सकता है, बट अ मिक्स ऑफ डेट इक्विटी फॉर सच ए प्रोजेक्ट इज गुड, बिकॉज इक्विटी की फाइनेंसिंग वुड एक्चुअली क्या करती है कि लेंडर्स को एक तो एक कंफर्ट दे देती है कि जी हाँ, शेयर होल्डर्स भी दे आर ऑल्सो पिचिंग इन, प्लस आपके डी रेशियो को भी मैनेजेबल रखती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। थैंक यू।